स्वागत है दोस्तों आपके बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के 5वें सेमेस्टर का जो ये इलेक्टिव कोर्स है कृषि कचरा प्रबंधन, इसके यूनिट 1 पर अभी चर्चा चल रही है पिछले कुछ दिनों से। ये आज चौथा लेक्चर हम आपको दे रहे हैं जो कि आधारित है कृषि कचरे का वातावरण पे क्या प्रभाव है उसके ऊपर। कृषि कचरा क्या होता है ये हमने समझ लिया, कृषि कचरा कहाँ कहाँ से उत्पादित हो सकता है वो हमने समझ लिया। साथ ही हमने यह भी समझ लिया कि कृषि कचरे के अलावा और कौन कौन से स्रोत हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कचरा उत्पादन करते हैं और कितने प्रकार का कचरा होता है कृषि कचरा के अलावा, वह भी हमने समझ लिया। और जो दूसरे प्रकार का कचरा है वो किस प्रकार, उसका प्रकृति या उसका प्रकार क्या, कृषि कचरे की क्या प्रकृति है, कितने प्रकार का कृषि कचरा है वो सब हमने समझ लिया। जब हम प्रकार समझ गए हैं तो हम अब उसके निस्तारण की भी रणनीति बना सकते हैं और आगे क्या उसकी रणनीति, किस किस कचरे के निस्तारण की क्या क्या रणनीति होनी चाहिए वो हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। अभी आज जो चीज़ें हमें समझनी है इस कोर्स में, इस लेक्चर में, वो हमें समझनी है कि अगर उसका समुचित निस्तारण नहीं किया गया तो वो वातावरण के ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव डालती है। कुछ हानिकारक प्रभाव तो समुचित निस्तारण के दौरान भी पड़ता ही है पर वो नियंत्रित होता है, परंतु यदि उसका निस्तारण नहीं किया गया तो काफ़ी हानिकारक प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि वातावरण के साथ ऐसे कौन कौन से इशूज़ हैं जो कृषि कचरे के कारण पैदा होते हैं। हम ये भी समझेंगे कि कृषि कचरे का, देखिए, अगर कृषि कचरे का समुचित निस्तारण नहीं होता है तो उसका दो प्रकार से डिस्पोजल उसका होता है। एक तो या तो उसको जला दिया जाता है या उसको कहीं सड़क के किनारे या कहीं खुले में फेंक दिया जाता है। जला दिया जाता है तो क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है वातावरण पे, किनारे कहीं खुले में फेंक दिया जाता है तो क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, दोनों चीज़ों को हम अलग अलग समझेंगे। जला देने का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और कहीं खुले में फेंक देने का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, तो वह भी एक हम समझेंगे कि उसका हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है और अगर उसको खुले में फेंक दिया गया तो वो किस प्रकार से कैसे सड़ता है और वो क्या प्रभाव, हानिकारक प्रभाव पैदा करता है। तो वातावरण के साथ जो इश्यूज़ हैं जो कृषि कचरे के कारण उत्पन्न होते हैं, ये मुख्य रूप से प्रदूषण है। वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, जमीन का प्रदूषण होता है और मिट्टी का कंटामिनेशन भी होता है, मिट्टी का जो कंटामिनेशन भी हो जाता है इससे। तो ये एक प्रदूषण का प्रभाव है जो हानिकारक, जो कचरे का हानिकारक प्रभाव वातावरण पे, वो तो एक प्रदूषण है। दूसरा प्रदूषण से ही संबंधित है वो है क्लाइमेट चेंज। ये ग्लोबल वार्मिंग को भी पैदा करने का कारक है। इसके समुचित निस्तारण न करने से मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इस तरह की गैसें निकलती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं और लंबे समय में वो क्लाइमेट चेंज, वातावरण में परिवर्तन का भी कारण बनती है। तो ये कृषि कचरे का हानिकारक प्रभाव वातावरण पर है। आगे हम ये समझते हैं कि ये हानिकारक प्रभाव आखिर पड़ता कैसे है। तो हमने आपको बताया कृषि कचरे का निस्तारण अगर समुचित निस्तारण ना हो तो वो दो तरह से ही डिस्पोज किया जाता है, या तो जला करके या कहीं किनारे फेंक। जला करके निस्तारण जो किया जाता है उसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हैं वो यहाँ इस चित्र में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कचरा बहुत सारा जलाया जा रहा है। पहले ये समझ लें कि कचरा जलाया कौन सा कचरा जाता है। क्या सभी कचरा जला दिया जाता है? जब सभी कचरा जलाया जा सकता है तो सभी कचरा जलाया नहीं जा सकता है। तो अब आप समझिए कचरा वही जल सकता है जो सूखा होगा। अगर सूखा नहीं होगा तो आदमी कहीं किनारे, गीला होगा तो किनारे फेंक देगा, वो हम आगे देखेंगे। ऐसा कोई नहीं करता कि गीले कचरे को पहले सुखाएगा, सुखाने में अपना एफर्ट लगाएगा, फिर सुखाने के बाद जलाएगा। तो
जो सूखा कचरा है वो जलाया जाता है। सूखा कचरा कृषि की किन किन गतिविधियों से आता है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ये जलाने के लिए जब इसको जलाया जाता है बड़ी मात्रा में, तो एक तो इसका प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो हमारी ग्रीन हाउस गैस जिन्हें हम बोलते हैं, इन कचरों के जलाने से अधिक मात्रा में वो गैस पैदा होती है और वो गैस हमारे वातावरण में मिल जाती है। उस वातावरण, उस ग्रीन हाउस गैस के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बनती है। रिलीज ऑफ सूट पार्टिकल्स, ये सूट पार्टिकल्स का मतलब है ये पदार्थ है, ये ठोस पार्टिकल्स होते हैं, ये स्मोक पैदा करता है। तो ये रिलीज ऑफ सूट पार्टिकल एंड स्मोक इन कॉजिंग स्मोक। स्मोक और स्मोग में अंतर है। स्मोक मतलब धुआं होता है, स्मोग मतलब वो धुंध है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हैजार्डस ह्यूमन बर्ड्स एंड एनिमल, तो ये जलाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखिए जब ये कचरा जलाया जाता है ना, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब मिट्टी में जो जीव पनपते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। प्रदूषण के कारण भी बहुत सारे पौधों पर, जीवों पर या हवा में रहने वाले जीवों पर, जो हमारे हवा में रहने वाले लाभकारी कीट हैं, पक्षी हैं, उनके ऊपर भी, क्योंकि इतना गर्मी पैदा होता है कि वो भी भाग जाते हैं और कई तो उसमें भी नष्ट होते हैं। तो उस बायोडाइवर्सिटी का भी इसमें नुकसान है। लॉस ऑफ कार्बन भी होता है। ये कार्बन का लॉस कहाँ से होता है? क्योंकि लॉस हो गया कार्बन का तो नुकसान है। लॉस ऑफ कार्बन होता है मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी में कार्बन अगर है तो फायदेमंद है, लेकिन वही कार्बन अगर वातावरण में आ गई तो नुकसानदेह है। तो इतना मिट्टी में जब ये जलता है तो ये मिट्टी की कार्बन भी ले लेता है और वातावरण में कार्बन आ जाती है। तो यह भी एक नुकसान कचरे को जलाने से वातावरण को है। मिट्टी को ये 3 नुकसान जो हमने बताया, एक तो ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताया, ये हवा और मिट्टी दोनों के लिए है। बाकी मिट्टी को नुकसान है, सॉइल फ्लोरा एंड फौना का भी नुकसान है। तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव पलते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, फर्न, ये सब इस जलने में ख़त्म हो जाते हैं, उसका भी नुकसान है। डिटेरियोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की जो ऊपरी सतह पर पोषक तत्व मौजूद हैं वह भी इस जलने की प्रक्रिया में काफ़ी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षय होता है। लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड बायोडाइवर्सिटी, पौधों के लिए जो उपयोग के न्यूट्रिएंट हैं और बायोडाइवर्सिटी के लिए जो उपयोग के न्यूट्रिएंट हैं, उनका भी नुकसान होता है या बायोडाइवर्सिटी का भी नुकसान होता है। तो ये मिट्टी के प्रभाव हैं। तो कचरे का मिट्टी के ऊपर और पौधों के ऊपर क्या प्रभाव है वो एक अलग लेक्चर में हम समझेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कचरे का वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव है। तो अभी हम कचरा जलाने के ऊपर आ गए हैं कि जलाने से वातावरण के ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, यानी कि फसल अवशेष को जलाना। भारत के अंदर 500 मिलियन टन फसल अवशेष कृषि से पैदा होता है। ये जो 500 मिलियन फसल अवशेष पैदा होता है, इसमें से कुछ भाग तो जानवरों से भी है और कुछ प्रोसेसिंग सेक्टर से भी है। तो सिर्फ खेती का ये नहीं है, क्योंकि MNRE ने जो बताया, हमने आपको डाटा दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE करते हैं, उसका आकलन है कि एक साल में कृषि की गतिविधियों से 500 मिलियन टन कचरा पैदा होता है। कुछ एजेंसी का आकलन है कि जो फसल का रेजिड्यू है वो 350 मिलियन टन फसल का रेजिड्यू पैदा होता है। 350 के अलावा बाकी जो 150 है वो मिलियन टन का जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू है वो अन्य गतिविधियों से बताया जाता है। ये जो 350 मिलियन टन का फसल का अवशेष है कृषि कचरे के रूप में, इसका 43% भाग तो केवल धान से आता है और 21% भाग गेहूं से आता है। तो अगर 21 और 43 जोड़ें आप, तो लगभग 64% सूखा कृषि कचरा, फसल अवशेष सिर्फ गेहूं और धान मिला के ही उत्पादित कर लेते हैं।
इसके बाद 19% कृषि कचरा गन्ने द्वारा और 5% हमारे तिलहन फसलों द्वारा होता है। अब इसको आप जोड़िए, तो इसके बाद जो कचरा है, जो वो गीला कचरा है, जो सब्जियों के द्वारा, बाकी बनाना या फ्रूट्स हैं, पपीता है, ऐसे फसलों के हार्वेस्टिंग या उनकी तुड़ाई कटाई के बाद जो कचरा पैदा होता है वो गीला कचरा, सूखा नहीं है। तो जलाने योग्य जो कचरा है वो यही है, धान गेहूं का पुआल, शुगर केन का ट्रैश। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि शुगर केन का जो अवशेष उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको ट्रैश बोलते हैं। तो अभी सूखी पत्तियाँ आज के बाद नहीं बोलेंगे, होती वह सूखी पत्तियाँ ही होती हैं वो, लेकिन अब उसको हम ट्रैश बोलेंगे, उसके लिए नाम है शुगर केन ट्रैश। तो क्या बचता है हमारे पास? राइस स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ एंड चेफ, शुगर केन ट्रैश एंड ऑयल सीड स्टॉक, ये हमारे पास कचरा बचता है। यह कचरा जलाया जाता है। यह क्यों जलाया जाता है? क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया के बाद जब हमारी कटाई की प्रक्रिया होती है उस समय तक ये पूरी तरह सूख चुका होता है, तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में सूखा कचरा पैदा होता है। तो ये किसान भाई लोग इसको जला देते हैं। इसको जलाया ना जाए तो इसका निस्तारण ऐसे हो सकता है कि या तो इसको एकत्रित करके तब इसका डिकम्पोजिशन किया जाए, विघटन किया जाए, या फिर उसको मिट्टी में ही खोद दिया जाए और मिट्टी में ही दबा दिया जाए। तो इसको अगर जुताई करके खोद के मिट्टी में ही दबा दिया जाता है वहीं पर खेत में ही, तो वहाँ के अंदर भी इसका विघटन ही होता है, लेकिन उस प्रक्रिया में खर्चा आता है, हमको उसमें नाइट्रोजन अप्लाई करना पड़ता है, पानी अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर, और कुछ समय रुकना पड़ता है, तब जाकर विघटन होता है। समस्या क्या है कि किसान थोड़ा जल्दीबाजी में होते हैं कि धान काटने के बाद उन्हें बहुत जल्दी गेहूँ बोना है, वो 1 महीना रुक नहीं पाएंगे इन फसलों के विघटन करने के लिए, और इतना खर्चा वो करने के मूड में नहीं होते हैं कि उसमें अतिरिक्त यूरिया का प्रयोग किया जाए विघटन के लिए केवल, तो वो जला देना ज़्यादा उनको, किसानों को आसान पड़ता है। तो ये जो सूखा कचरा पैदा होता है इसका 25% भाग जला दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सभी कृषि कचरा का, सभी क्रॉप रेजिड्यू जलाने योग्य नहीं है, जो सूखा है वही जलाने योग्य है। तो अब देखिए, ये जो फोटोग्राफ हमने आपको दिखाई है, पंजाब में जब नवंबर धान की पुआल जलाई जाती है तो तब की ली हुई फोटोग्राफ है, न्यूज़ चैनल से ली है। ये देखिए धान की, ये दोपहर के बाद की फोटो, धान की पुआल जलाई जा रही है और सूरज दिख नहीं रहा, इतना यहाँ पर वातावरण में प्रदूषण हो गया है। अब इतना प्रदूषण तो यहाँ जलाने का समय हो गया, जब ये प्रदूषण हुआ तो गया कहाँ? गया तो वातावरण में ही है ना। अब जब ये सारा प्रदूषण वातावरण में गया है, वातावरण में प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, एयर प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हवा बहती है। अब ये हवा के साथ आसपास के शहरों में भी जाता है और वहाँ ये समस्या पैदा करता है। तो यहाँ नीचे हम देखेंगे कि ये कृषि कचरा, सूखा कृषि कचरा जलाने के कारण वातावरण में क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं। इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है। इट कंट्रीब्यूट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है वो हमने नीचे देखा, तीसरे पॉइंट पर देखते हैं। ये सब एयर पॉल्यूटेंट हैं, और एयर पॉल्यूटेंट ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। एयर पॉल्यूटेंट में कुछ पॉल्यूटेंट ग्रीन हाउस गैस है और कुछ पॉल्यूटेंट ग्रीन हाउस गैस ना होके PM 2.5, PM 2.5 भले ग्लोबल वार्मिंग ना करते हो, लेकिन PM 2.5 जो पॉल्यूटेंट है, प्रदूषण पैदा करने वाले जो कारक हैं, PM 2.5, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो जो गैस निकलती है वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो बड़ी मात्रा में निकलती है। फिर निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन निकलता है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं, और PM 2.5। इतनी चीज़ें कचरा जलाने से निकलती हैं वातावरण में, और वातावरण को भारी मात्रा में प्रदूषित कर देती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड कचरा जलाने से कहाँ से आती है? आपको मालूम है, देखिए वातावरण में एकदम कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी आने लगती है, ऑक्सीजन की एकदम कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है। ऑक्सीजन की जब कमी ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और ज़्यादा हानिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब हम यहाँ आग लगाते हैं खेत पे, तो आग लगने की प्रक्रिया में ये आग जलने के लिए
वातावरण की सारी ऑक्सीजन, या सारी ना कहें, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड में उसको, और इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ऑक्सीजन तो इसने वातावरण से ले लिया, कार्बन कहाँ से आया? आग लगने से ऑक्सीजन तो इसने वातावरण से ले लिया, कार्बन कहाँ से आया? पिछला लेक्चर याद कीजिए, जब हमने आपको नेचर ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, फसल अवशेष की प्रकृति बताई थी, तो हमने बताया था कि फसल अवशेष के अंदर अधिक मात्रा में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन होता है। यह कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जो, अच्छा, ये हायर लेवल के कार्बोहाइड्रेट हैं, पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जो फसल अवशेष हैं, इसमें कार्बन ज़्यादा है। ये जलते समय वातावरण से तो ऑक्सीजन ले लेंगे और खुद का कार्बन उस ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज हो जाएगा। इतनी गर्मी पैदा होती है, ये पूरा जल जाता है, तो फिर मिट्टी की ऊपरी सतह की कार्बन भी ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वातावरण में आ जाता है। अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है ना, तो नाइट्रोजन भी इसके अंदर है, हाइड्रोजन भी इसके अंदर है, और ऑक्सीजन वातावरण से लेते हैं। फिर कुछ वोलेटाइल कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जलने से वोलेटाइल कंपाउंड पैदा होते हैं, वो वातावरण में उड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे वह कंपाउंड हैं जो फसल का कचरा जलाने से वातावरण को प्रदूषित करते हैं। एक कंपाउंड है PM 2.5। आपने अक्सर समाचारों में सुना होगा कि PM 2.5 लेवल इतना हो गया, PM 2.5 लेवल, प्रदूषण बढ़ गया, PM 2.5 लेवल ज़्यादा आ रहा है। ये PM 2.5 क्या है? प्रदूषण नापने को PM 2.5 लेवल से नापते हैं। PM का मतलब है पार्टिकुलेट मटेरियल, यानी हवा में ऐसे कण जो बेसिकली पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं, ऐसे कण हवा में मौजूद हैं। तो ऐसे कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन से कम है, ऐसे कणों को बोलते हैं PM 2.5। तो उन कणों का आकार 2.5 माइक्रोन से कम है और वो पार्टिकुलेट मटेरियल है, ठोस पदार्थ के कण हैं। तो वो पार्टिकुलेट मटेरियल 2.5 का मतलब है ऐसे पदार्थ के ऐसे कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन से कम है। अब वातावरण में इन कणों को नापा जाता है। ये कण कितने हैं? ये कैसे नापा जाता है? ये नापा जाता है कितना, ये नापा जाता है mg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब हवा के अंदर PM 2.5 कितने हैं, कितने mg, कितने मिलीग्राम है। तो वो आता है, एक साथ 10 मिलीग्राम आ रहा है कि 100 मिलीग्राम आ रहा है, तो PM 2.5 लेवल बढ़ गया अगर 100 मिलीग्राम आ रहा है। और उसका एक इंडेक्स है, वो बोलते हैं PM 2.5 600 आ रहा है, PM 2.5 150 आ रहा है, PM 2.5 150 आ रहा है, मतलब प्रदूषण कम है। तो वो PM 2.5 नापते हैं। तो ये PM 2.5 स्वास्थ्य के लिए किस तरह से हानिकारक है, आगे हम देखेंगे। और ये कार्बन इमिशन, कचरा जलने से, क्रॉप का, फसल का अवशेष खेतों में ही जला देने से बहुत अधिक संख्या में कार्बन इमिशन होता है, और जो हमारे हम कार्बन का उनको वातावरण में छोड़ देते हैं। तो भारत में जो कुल कितना कार्बन इमिशन होता है, जिसके कारण प्रदूषण होता है, हवा में कार्बन छोड़ी जाए मतलब हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि उद्योग धंधे, जो कल कारखाने चल रहे हैं, वो बड़ी संख्या में कार्बन हवा में छोड़ रहे हैं। जो गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी कार चलती है, उससे बहुत संख्या में, जो ये बिजली बनाने वाली कंपनीज है, ये जो कोयला जलाते हैं, वहाँ से कार्बन इमिशन होता है। अलग अलग स्रोत से होता है, लेकिन 20% कोई कम नहीं है। भारत में जो कुल कार्बन इमिशन होता है, उसका 20% तो ये फसल के अवशेष जलने से होता है। तो एक बार को तो हम कह रहे हैं कि हम कृषि कार्य करके बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं, वातावरण के साथ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम जब खेती करते हैं तो हमारे फसलों के जो पत्तियां हैं वो वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड सोख करके ऑक्सीजन छोड़ती हैं। तो ये बड़ा पुण्य का काम खेती के माध्यम से होता है कि हम वातावरण को शुद्ध करते हैं। वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड हमारे उद्यान की फसलें, हमारी ये फसलें, खेती की फसलें, ये बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं।
लेकिन फिर जब फसल काटने के बाद सूखा कचरा, जो सूखा फसल अवशेष है, उसका 25% भाग जला के भारत के कुल कार्बन इमिशन का 20% कार्बन इमिशन करके हम सब या दिया चौपट कर देते हैं। तो इतना बड़ा कार्बन इमिशन फसल अवशेष जलने से होता है। एक आप तुलना करिए इस रेशो की कि अगर 1 किलो क्रॉप रेजिड्यू फसल अवशेष जलाया जाएगा तो 1.5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में अवशेष जलाए जाते हैं और कितना हम लोग कार्बन इमिशन करते हैं। तो ये वातावरण के ऊपर फसल अवशेष जलाने का बुरा प्रभाव है। फसल अवशेष जलाने का बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी है और बहुत गंभीर से बुरा प्रभाव है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इसका एक गंभीर बुरा प्रभाव पड़ता है फसल अवशेष जलाने का। दूसरा हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तीसरा हम देखते हैं स्मोग वातावरण में पैदा होता है, जिसके स्मोग के कारण हमारे को आँख में और नाक में जलन होती है और PM 2.5 लेवल वातावरण में बढ़ जाता है। अब ये आप समझिए, PM 2.5 मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। स्मोग जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये स्मोक नहीं है। स्मोक मतलब होता है धुआं। स्मोग होता है धुएं के जो PM है, यानी कि धुएं के अंदर जो मौजूद पार्टिकुलेट मटेरियल है, वो वातावरण में मौजूद नमी के साथ मिलकर स्मोग पैदा करता है। ये कुहासा हो जाता है, जो स्मोग है, धुआं पैदा होता है, काफ़ी धुंध पैदा होती है, जो हल्का धुआं, जैसे इसको हम हेज बोलते हैं इंग्लिश में, फॉग बोलते हैं हम, जो धुंध घनी धुंध पैदा होती है। और स्मोग उसको बोलते हैं जो जलने के कारण जो ठोस पदार्थ PM 2.5 यानी 2.5 माइक्रोन से कम के जो ठोस पदार्थ वातावरण में मिल जाते हैं। तो वातावरण में नमी पहले से मौजूद है, जो यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल, जो पानी के कण भाप के रूप में वातावरण में मौजूद हैं, उसको रेस्ट करने के लिए एक सूखा पदार्थ, क्योंकि जो इस PM 2.5 जो आग जलने से निकलते हैं वो पूरे ड्राई हैं। तो वो ड्राई हैं और जैसे वो वातावरण की नमी के साथ मिलते हैं तो वो नमी चिपका लेते हैं अपने अंदर। पानी को, भाप को भी रेस्ट करने के लिए एक सरफेस मिल जाता है। तो वो पूरे वातावरण में ये ठोस पदार्थ पानी के कण लिए हुए फैले रहते हैं। ये स्मोग होता है और ये स्मोग स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है कि आँख में और नाक में जलन पैदा करता है और अस्थमा रोग का भी एक कारण बनता है। ये फोटो ऊपर जो है वो दिल्ली की ली गई है, इंडिया गेट भी दिख रहा है पीछे। और ये जब पंजाब में फसल जलाई जाती है और दिल्ली में कुहासा हो जाता है, तो तब के प्रभाव को हाईलाइट करने के लिए वो न्यूज़ चैनल वाले ऐसा दिखाते हैं। उस दौरान दिल्ली के लोगों, क्योंकि दिल्ली के लोगों को दिक्कत इसलिए होती है कि दिल्ली में ऑलरेडी छोटे मोटे उद्योग धंधे चल रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण पहले से है। और जब ये बगल के राज्यों की धुंध, फसल जलाने से धुंध जब दिल्ली पहुँचती है तो वो उसमें जुड़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगल बगल के दूसरे शहर जो हैं, दिल्ली की बात छोड़ दें, अगर दूसरे शहर हैं हमारे पास, चंडीगढ़ है, पटियाला, पंजाब है, इन सब शहरों में क्या ये धुंध पहुंचती है, वहाँ स्मोग नहीं पैदा होता है। हाँ ठीक है, दिल्ली जितना घना नहीं होता होगा, लेकिन नुकसान तो कर ही रहा है ना वातावरण को, और स्वास्थ्य को भी नुकसान कर रहा है। तो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ धुंध के अलावा जो खुद का दिल्ली का प्रदूषण है वो भी शामिल है। तो ये स्मोक पैदा होती है और यहाँ उस समय फिर लोगों को जब नाक में जलन होती है, आँख में जलन होती है, तो मास्क लगा के घूमते हैं। आजकल भी मास्क की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि आजकल कोरोना का दौर चल रहा है। तो चर्चा हो रही है कि भाई कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाएं, कपड़े का मास्क लगा सकते हैं। और आजकल चर्चा हो रही है कि अच्छा मास्क लगाइए, यानी कि N95 मास्क लगाइए। तो मास्क का N95 जो मास्क है, ये इसमें मास्क मतलब दिख रहा है आपको फोटो में, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। N95 का क्या मतलब है? N95 मास्क कैसा होता है, क्या होता है, और N95 का क्या मतलब है, ये सवाल मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। हम अगले मीटिंग में जब हम वेबिनार करेंगे और हमारा इंटरेक्शन होगा तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप सोचिए कि N95 का क्या मतलब है, पढ़िए कहीं से या किसी से चर्चा करिए, इसको समझिए। तो एक तो बात हो गई क्रॉप रेजिड्यू जलाने की। दूसरा कचरा
जो जलाया नहीं जा सकता, जैसे हमारे सब्जियों के अवशेष हैं, या सब्जियों से पैदा रिजेक्टेड सब्जियां हैं, खेत में रिजेक्ट हो जाती हैं, ऐसी सब्जियां हैं, ये सब बड़ी संख्या में कचरा उत्पादन होता है। चूँकि ये गीला कचरा है, जल सकता नहीं। ऐसा कोई करेगा नहीं कि इसको सुखाएं फिर जलाएं। सुखाने के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सुखाने के लिए अगर आपने धूप में बिछा भी दिया या तो ड्रायर में सुखाएं। ड्रायर में सुखाना है, इतना खर्चा करना है, तो फिर इसका ढंग से निस्तारण ही कर लेंगे ना। सुखा के जलाने के लिए क्यों सुखाएंगे? और अगर खेत में फैला के सुखाएंगे तो ऊपर की सतह जिस पे हवा धूप लगेगी वो सूख रही होगी, लेकिन उसी समय नीचे की सतह जहाँ नमी ज़्यादा है वहाँ पे तापमान भी ज़्यादा पैदा होगा, फिर सड़ना चालू हो जाएगा। तो बार बार थोड़े थोड़े समय अंतराल पर इसको पलट पलट के खेत में बिछा के कौन सुखाएगा? तो ये जलने योग्य कचरा नहीं, क्योंकि गीला है। और इसके अंदर बहुत तरह के कचरे मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह का कचरा चूँकि जलने योग्य नहीं है, तो किसान भाई इस तरह के कचरों को सड़क के किनारे फेंक देते हैं। सड़क के किनारे फेंक दिया तो अब ये वहीं पे बैठ पड़े हुए सड़ेंगे और बदबू पैदा करेंगे। और जब ये सड़ेंगे तो इसका वातावरण पे क्या हानिकारक प्रभाव है वो भी हमने इसी स्लाइड में नीचे दिखाया है। ये ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करेंगे और बदबू करने वाली गैसेस भी पैदा करेंगे। तो ये क्या पैदा करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया, इस तरह की गैसेस इनसे निकलेंगी। जानवर का कचरा भी अगर है और सड़क किनारे फेंक देगा तो वो भी सड़ेगा इसी तरह से और बदबू पैदा करेगा। तो एक तो ये समस्या वातावरण को होगी कि ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी, हीट निकलती है इससे, तो जो इससे ऊष्मा निकलेगी वो भी वातावरण को गर्म करेगी। और बाकी चूँकि ये गीला कचरा है, ये सड़ेगा तो ये मिट्टी और पानी को भी प्रदूषित करेगा, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये कैसे सड़ेगा? क्योंकि सड़ेगा तो ये तब भी ये, लेकिन अगर सड़क के किनारे पड़ा हुआ है और सड़ रहा है तो इसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार की सड़न एक साथ चलेगी और ये सभी प्रकार की हानिकारक गैसेस इसमें से निकलेंगी। हालांकि अगर हम इस कचरे का निस्तारण करें और अपने यूनिट पे इसको डिकम्पोज करें, ये गैसेस तो भी निकलेंगी, लेकिन वहाँ पर हम इसमें बहुत सारा कचरा मिक्स नहीं करेंगे ना। अलग अलग प्रकार के कचरे का अलग अलग हम निस्तारण करेंगे और हम गांव के पास ना करके हम खेत में दूर कहीं करेंगे और कंट्रोल डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये गैसें कम मात्रा में निकलेंगी। यहाँ पे क्या है कि कुछ इसमें हार्ड है, कुछ सॉफ्ट है, कुछ ज़्यादा सुकुलेंट है, कुछ थोड़ा सा सेमी हार्ड है, सब इसमें मिक्स है। कुछ इसमें कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक भी मिक्स हो जाता है, क्योंकि जब फेंक दिया हमने बाहर ही, तो ये बहुत गंदगी भी पैदा करता है। तो ये तो एक हो गया इसका वातावरण प्रभाव कि ये प्रदूषण करता है। दूसरा प्रभाव ये आसपास के गांव में बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि जब ये कचरा सड़ता है तो इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव पनपते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया और ईल्ड और ईस्ट जो मोल्ड्स, वो इसको सड़ने का काम करते हैं। वो सारे बैक्टीरियाज जानवरों और आदमियों के लिए बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया इस कचरे में पनप रहे हैं, इससे आदमी बीमार हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये सड़क के किनारे ओपन यार्ड डंपिंग है, सड़क के किनारे ही फेंक दिया गया है, तो चूहे, कीड़े मकोड़े, पक्षियाँ और घरेलू मक्खियाँ, हाउस फ्लाइज, वो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पनप जाती हैं, इस क्षेत्र को विजिट करती हैं। इसके बाद ये चूहे या घरेलू मक्खियाँ हमारे घरों को विजिट करती हैं और इससे हमारे को ये बीमारी तेज़ी से फिर फैलने लगती है। तो ये इसका एक हानिकारक प्रभाव है। सड़क के किनारे अगर कहीं कचरा पड़ा हुआ है या कोई मरा जानवर पड़ा हुआ है और आप अगर बगल से गुजरते हैं तो आप अपने नाक पर रुमाल रख लेते हैं तुरंत। तो वो आप क्यों रख लेते हैं? बदबू, क्योंकि कचरा जब सड़ रहा होता है सड़क के किनारे बहुत बदबू आती है। फिर मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि जब कचरा सड़क के किनारे सड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा बदबू क्यों पैदा करता है, ये बदबू क्यों आती है? इसके ऊपर आप सोचिएगा, पढ़िएगा, इसकी भी चर्चा हम अगले इंटरेक्शन सेशन में करेंगे। तो हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कचरा का अगर समुचित प्रबंधन ना किया जाए तो उसका वातावरण के ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव है, जलाया जाए तो क्या हानिकारक प्रभाव है, और ओपन यार्ड डंपिंग किया जाए तो क्या हानिकारक प्रभाव है। ये हानिकारक प्रभाव जब हम समझ पा रहे हैं तो हमको ये बिल्कुल एकदम दिमाग में क्लियर हो रहा होगा जो इस कोर्स का उद्देश्य है कि हम कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया हम समझेंगे कोर्स के आगे। लेकिन पहले महत्व तो समझ लें, ये तो समझ लें कि ये बड़ी महत्व की चीज़ है।
तो ये हमने आज सीखा कि बहुत महत्व का चीज़ है कचरा प्रबंधन, क्योंकि ना अगर किया जाए तो कितनी बड़ी वातावरण के लिए और स्वास्थ्य के लिए ये समस्या पैदा करता है। अगले लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि ये ज़मीन और पानी के लिए क्या समस्या पैदा करता है। आप इस भाग को और समझने के लिए ये दो हम आपको लेख यहाँ पर दे रहे हैं। एक तो ये क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग इन इंडिया, पॉलिसी चेंजेस एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ मार्च 2019 के इशू में छपा है। इसी रेफरेंस का चर्चा आगे भी आएगा जब हम आपको ये बताएंगे कि भारत की सरकार की क्या नीति है किसानों को कचरा जलाने से रोकने के लिए, और उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, उसको क्या वो सब सहायता देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो उसके अंदर ये भी है, लेकिन जलने से क्या नुकसान है वो भी इस आर्टिकल में दिया है, तो उसको पढ़ने के लिए पढ़ा जा सकता है। दूसरा एक लेख हम आपको बता रहे हैं कि पशुओं को पुआल जलाने से क्या नुकसान होता है। उसके लिए एक करमबीर लठार का एक लेख है, जागरण न्यूज़पेपर में 3 नवंबर 2012 को छपा है। पर्यावरण के लिए घातक है पुआल जलाना। ये आर्टिकल भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये भाग ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।